हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। यह है आपका लॉज ऑफ मोशन या फोर्स कॉन्सेप्ट का दूसरा लेक्चर। तो आज हम लोग सीखेंगे उसके आगे का टॉपिक। मैंने आपको लास्ट क्लास में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन तक बता दिया था, मतलब नॉर्मल रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन तक मैंने आपको बता दिया था, है ना। तो आज उसके आगे का पोर्शन हम लोग जरा देखते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट है जो आज मैं बताने वाला हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगा फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम, इसको शॉर्ट में हम लोग FBD लिखते हैं। उसका यूज क्या होता है, कैसे हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कांटेक्ट फोर्सेस क्या होते हैं। कांटेक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो किन्हीं भी दो बॉडीज के आपस में कांटेक्ट होने पर ही उनके बीच में लगता है ना। जैसे तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स हो गया, जैसे एयर फ्रिक्शन हो गया, है ना, जैसे नॉर्मल रिएक्शन हो गया, जैसे टेंशन हो गया। तो ये सभी तुम्हारे जो फोर्सेस हैं ये तुम्हारे कांटेक्ट फोर्सेस में आते हैं। अब उसके बाद हम लोग जब बात करेंगे तो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, है ना। कैलकुलेशन हम लोग करेंगे नॉर्मल फोर्सेस का। नॉर्मल फोर्सेस का कैलकुलेशन कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अभी हम लोग वो भी सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग आज सीखते हैं। देखते हैं जरा कि फ्री बॉडी डायग्राम किन के सीखेंगे। देखिए ये वही वाले फोर्सेस हैं जो हम लोग अभी बात जिनके बारे में कर रहे थे। हम लोग जब भी FBD बनाएंगे, FBD की जरूरत जब भी पड़ेगी फ्री बॉडी डायग्राम की, क्या होता है कि जब कभी भी एक से ज्यादा बॉडीज दो आपस में संपर्क में होती है, मतलब दो या दो से ज्यादा बॉडीज संपर्क में होती हैं और वहां पर हमें फोर्स का एनालिसिस करना होता है, तब हम लोग बॉडी बना बना करके फोर्स नहीं दिखाते हैं। सिंपली अगर हम लोग कोई पॉइंट भी बना करके उस पॉइंट को एक बॉडी मान लेते हैं और उस पर हम सभी फोर्सेस दिखाते हैं, उसके बाद एनालिसिस करते हैं, तो जनरली उसी को हम लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। बस एक बॉडी अगर हम लोग दिखाना चाहते हैं तो उसी बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस दिखाएंगे, बाकी सारी बॉडी जो उसके सराउंडिंग की उससे अलग कर दी जाती है, तब उस पर लगने वाले फोर्सेस को दिखाया जाता है। इसीलिए उसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, बाकी बॉडी से उसको फ्री कर दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग सबसे पहले जरा वेट के बारे में देखते हैं जरा कि वेट वेट क्या है ना। तो जैसे कि हम लोग जानते तो ही हैं, मान लेते हैं कि ये तुम्हारी अर्थ है ना। ये अर्थ है, नीचे वाला जो हिस्सा है वो तुम्हारा अर्थ का है, और यहाँ पर इस तरीके से कोई एक आदमी है, सपोज दैट कोई एक आदमी है यहाँ पर ऐसे करके इस तरीके से, ठीक है। ये एक आदमी है यहाँ पर ऐसे करके और ये इस अर्थ पर खड़ा हुआ है, ठीक है। इसका जो वेट है वो तुम्हारा नीचे की ओर काम करेगा, इसका वेट नीचे की ओर काम करेगा इस तरीके से। और ये जो वेट होता है ये अर्थ के सेंटर की ओर काम करता है, ठीक है। ये है इसका वेट, इसका वेट, इसका वेट कुछ इस तरीके से नीचे काम करेगा। मगर जरा सोचो कि अर्थ अगर इतने फोर्स से इस आदमी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, तो आदमी भी तो अर्थ को इतने ही फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। तो इसीलिए इतना ही फोर्स ऊपर की तरफ ही आदमी पर लगता है ना। इतना ही फोर्स ऊपर की तरफ आदमी पर लगता है और ये होता है तुम्हारा रिएक्शन फोर्स। ये तुम्हारा रिएक्शन फोर्स होता है, ठीक है। मतलब जो उसका वेट है वो तुम्हारा एक्शन की तरह काम करता है और पलट के जो ऊपर की तरफ मिलता है वो तुम्हारा रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल, मतलब यही तुम्हारा नॉर्मल फोर्स भी कहलाएगा, जो कि अर्थ से आदमी को दिया जा रहा होगा, है ना। नॉर्मली ऐसी कंडीशंस में हम लोग कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। अब उसके बाद में आगे की तरफ आते हैं। देखिए वेट का एक केस तो तुम्हारा ये हो गया, ठीक है। एक केस तो तुम्हारा ये हो गया। दूसरा केस, जैसे मान लेते हैं कि कोई टेबल है, ठीक है। कोई टेबल है इस तरीके से यहाँ पर, और टेबल पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। एक टेबल पर एक ब्लॉक रखा हुआ है कुछ इस तरीके का, ऐसे। ये तुम्हारा ब्लॉक यहाँ पर टेबल पर रखा हुआ है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पर ऐसे करके। अब आप सोचिए कि इस ब्लॉक पर, हाँ, इस ब्लॉक पर भी कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा। कैसे, जरा देखिएगा। नीचे की डायरेक्शन में इस पर एक फोर्स लगता है, नीचे की डायरेक्शन में ऐसे करके फोर्स लगता है, और ये जो फोर्स होता है ये होता है इसका वेट, है ना। ये वेट होता है। मगर इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इसके सेंटर ऑफ मास पर ऊपर की डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगता है, वो होता है तुम्हारा नॉर्मल। वो होता है तुम्हारा नॉर्मल, वो इस तरीके से लगता है ऐसे करके, है कि नहीं। वो कुछ इस तरीके से लग रहा होता है। तो जब हम लोग इस ब्लॉक का एनालिसिस करेंगे
तो इस पर सिर्फ लगने वाले फोर्सेस ही हम लोग जनरली दिखाते हैं। अब एक तो ये हो गया तुम्हारा सरफेस। दूसरी चीज मान लेते हैं कि कोई एक इस तरीके का सरफेस है, कोई एक ऐसा, मान लीजिए कोई कोई सरफेस है, कोई तिरछा सरफेस है। अब तिरछे सरफेस पर कुछ रखा हुआ है, सपोज दैट कोई एक, मान लेते हैं कोई एक स्क्वायर है या कोई लकड़ी का गुटका है, कुछ भी है, वो कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, इस तरीके से रखा हुआ है और इस पर भी फोर्सेस लगेंगे। देखिए ये मान लेते हैं कि यहाँ पर एजिटेज ऐसे करके रखा हुआ है, ऐसे करके ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा रखा हुआ है, ऐसे इसका जो वेट है वो तुम्हारा नीचे की ओर काम कर रहा है, ठीक है, वो तुम्हारा नीचे की ओर काम कर रहा है और ये है इसका वेट mg। मान लेते हैं ये इसका वेट mg है जो कि नीचे की ओर काम कर रहा है, ठीक है। और इस वेट का एक कंपोनेंट जो होगा वो कंपोनेंट नीचे की डायरेक्शन में काम करेगा इस तरीके से, ठीक है। इसका एक कंपोनेंट नीचे की डायरेक्शन में काम करेगा जो कि स्लाइडिंग फोर्स कहलाएगा, क्योंकि ये इसको स्लाइड कराएगा। अच्छा, दूसरी चीज कि यहाँ पर ये जो एंगल है तुम्हारा, ये है थीटा, ये थीटा है और इसीलिए यहाँ पर भी ये वाला एंगल भी तुम्हारा थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल भी थीटा होगा ऐसे। और यहाँ पर ये वाला जो फोर्स होगा तुम्हारा, ये फोर्स होगा तुम्हारा mg sin थीटा, mg sin थीटा। और इसका एक कंपोनेंट जो होगा ना, ये कंपोनेंट कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में ऐसे करके रहेगा, ये रहेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस और ये रहेगा, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है mg cos थीटा, वो वैल्यू होती है mg cos थीटा, ये है वो वैल्यू mg cos थीटा ऐसे करके। और इसके अपोजिट में, इसके अपोजिट में आपको फोर्स लगेगा ये ऐसे करके, और ये होगा नॉर्मल फोर्स, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, ये होगा नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स आप लोग समझ गए होंगे, ये है n के डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स। तो यहां पर हम लोग इस तरीके से नॉर्मल निकालते हैं। यहां पर जो नॉर्मल होगा ना, वो तुम्हारी जो इसकी जो वैल्यू होगी नॉर्मल फोर्स की, वो तुम्हारी हो जाएगी n will be equal to mg cos थीटा, mg cos थीटा यहाँ पर, ठीक है ना, आमने सामने है अगर वो रेस्ट में है तो। दूसरा चीज, नीचे जो स्लाइडिंग फोर्स है वो तुम्हारा क्या है, यहाँ पर स्लाइडिंग फोर्स है तुम्हारा mg sin थीटा, है ना, स्लाइडिंग फोर्स दिस इज mg sin थीटा, स्लाइडिंग फोर्स दिस इज mg sin थीटा, mg sin थीटा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, तो ये हो गए, क्लियर हो ये चीज। अच्छा, तो वेट के इस तरीके से कुछ कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं, ये हम लोग कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल फोर्सेस, तो नॉर्मल फोर्सेस में मैंने आपको एक ये वाला तो बता ही दिया है ना। अब नॉर्मल फोर्सेस हम कैसे दिखाते हैं जरा देखिए, यहाँ पर तो हमने ऐसे करके दिखा दिया नॉर्मल फोर्सेस। एक नॉर्मल फोर्स मतलब ऐसे आप समझिए कि कुछ स्टेप्स पे देखिएगा, मान लेते हैं कि हमने ब्लॉक पर तो आपको बता ही दिया कि ब्लॉक अगर है कहीं पर तो कैसे होगा, मगर जरा सोचिए कि अगर कोई सर्कल है, कोई इस तरीके का, मान लेते हैं कोई सर्कल है ऐसे करके रखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कोई सर्कल रखा हुआ है, इसका जो वेट होगा वो तुम्हारा नीचे की ओर काम करेगा ऐसे करके, है ना, इसका जो वेट होगा वो तुम्हारा नीचे की ओर ऐसे करके काम करेगा यूं करके। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे करके इसका वेट नीचे की ओर काम कर रहा है यूं करके, हाँ, ये तुम्हारा नीचे की ओर काम कर रहा है। इसके सेंटर पर जमीन से ऊपर की ओर ऐसे करके, है ना, ऊपर की ओर ऐसे करके एक फोर्स लगेगा, वो होगा तुम्हारा नॉर्मल फोर्स, वो होगा तुम्हारा नॉर्मल फोर्स। यहाँ पर वो हम लोग ऐसे करके दिखा देते हैं एन, ठीक है ना। एक्चुअली में वो लगता तो नीचे से है, ऐसे करके लगता है इस डायरेक्शन से, ध्यान से देखिएगा, वो नीचे से दिया जाता है ये वाला फोर्स ऐसे करके, मगर वो लगता कहाँ पर है, जाकर के सेंटर पर ही काम करता है जहां से वेट नीचे की ओर काम कर रहा होता है, ठीक है। अब मान लेते हैं जरा कि कभी कोई ऐसा सरफेस है, एक ऐसा मतलब कुछ ग्रूव टाइप का बना हुआ है, सपोज दैट, ठीक है, ऐसे, और मान लेते हैं कुछ ऐसे, ठीक है, और कुछ इस तरीके का कुछ है, मान लेते हैं ऐसे करके यूं करके कुछ रखा हुआ है। अगर ऐसा कभी कोई मतलब डायग्राम आपके सामने बन के आता है
तो यहाँ नॉर्मल कहाँ दिखाओगे? इसका वेट तो हमेशा नीचे की ओर ही काम करेगा, इसका वेट तो हमेशा नीचे की ओर ही काम करेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। हाँ, तो इसका वेट तो नीचे की ओर हो गया। दूसरी चीज, इसको नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा इधर से और इधर से, ठीक है। तो इसको नॉर्मल रिएक्शन हमेशा इधर इधर से मिलेगा, ऐसे करके एक रिएक्शन इधर से मिलेगा इसको, और एक रिएक्शन इसको ऐसे करके इधर से मिलेगा, ऐसे करके इस तरीके से, ठीक है। तो ये होंगे कुछ रिएक्शन ऐसे करके, हाँ ऐसे करके कुछ रिएक्शन होंगे ये वाले। तो ये वाले रिएक्शन इसको मिलेंगे। मान लेते हैं ये वाला रिएक्शन तुम्हारा N1 है और ये वाला तुम्हारा मान लेते हैं N2 है, और यहाँ पर इसका जो वेट होगा वो नीचे वो काम करेगा तुम्हारा mg, वो नीचे को ऐसे काम करेगा। तो ये होंगे। अब ये डिपेंड करेगा कि इनके बीच में एंगल कितने का है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि अगर इनके जैसे ये वाला एंगल तुम्हारा थीटा है ना, इधर वाला भी मान लेते हैं थीटा है, तो नॉर्मल रिएक्शन अलग अलग तरीके से निकल करके आएंगे, हम लोग वो भी आगे चल के कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन दिखाने का यही हमारा तरीका होगा। अच्छा, ये इस पर लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, तो इधर वाला ये गोला भी तो इस पर ऐसे करके लगाएगा ना, ये भी तो इस पर ऐसे करके नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। तो यहाँ पर इसकी वजह से ये तुम्हारा N2 इधर लगेगा और इसकी वजह से N1 तुम्हारा ऐसे ये इधर ऐसे करके दिखेगा, ठीक है ना। ये हो गया। दूसरी चीज, कभी कोई ऐसा कॉर्नर मिल जाए, मान लेते हैं ऐसे करके कोई ऐसा कोई एक कर्व टाइप का कॉर्नर है मान लेते हैं, और इस पर मान लेते हैं कि कोई ब्लॉक इस तरीके से कोई रखा हुआ है, ऐसे करके कोई ब्लॉक है ऐसे करके। अब ये वाला मान लेते हैं कि कोई ब्लॉक इस तरीके से है, ये यहाँ पर रखा हुआ है। तो ऐसे केस में नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पर? देखिए, ऐसे केस में हमेशा ध्यान रखिएगा, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। मगर ये तो कॉर्नर है, तब हम लोग क्या करेंगे? तब हम लोग एक काम ये करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर एक टेंजेंट लाइन खींच देंगे। जहां पर ये टच कर रहा है ना, वहां पर हम एक टेंजेंट लाइन ऐसे करके खींचेंगे, यूं करके। जब हम लोग इस तरीके से टेंजेंट लाइन खींचेंगे, तो इसके टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो है ना, ऐसे करके, हाँ, टेंजेंट के परपेंडिकुलर इस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर दिखाया जाएगा, और वो कुछ इस तरीके से जाएगा ऐसे करके। ये होगा तुम्हारा कुछ नॉर्मल रिएक्शन ऐसे करके। और इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा ऐसे वाला, एक इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हाँ, ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया ऐसे करके ये। इसको हम लोग लिखेंगे nx मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x डायरेक्शन में, ठीक है। एक जो कंपोनेंट होगा वो तुम्हारा y डायरेक्शन में होगा ऐसे करके, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये तुम्हारा y कंपोनेंट होगा, और ये कुछ इस तरीके से होगा ny, ठीक, ये होगा। तो इस तरीके के तुम्हारे यहाँ पर भी ये कंपोनेंट बन जाएगा, है ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी किसी कर्व पर अगर तुम्हें कोई नॉर्मल दिखाना है, तो हमेशा वहां पर जिस पॉइंट पर दिखाना है वहां पर एक टेंजेंट लाइन खींचो, और उस टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर नॉर्मल बना दो, वही सही होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा। अब अच्छा देखिए, जैसे ये तुम्हारे ये इतने केस हो गए, अब इसके बाद में आगे की तरफ आते हैं। एक कुछ केस कुछ इस तरीके का मान लेते हैं ऐसे करके, मान लेते हैं एक यहाँ पर ये है सरफेस, और यहाँ पर एक ऐसे करके एक ये है सरफेस, और हाँ कुछ इस तरीके का कुछ है कोई सरफेस मान लेते हैं ऐसे करके, सपोज दैट। और मान लेते हैं कि कोई गोला है, बहुत बड़ा गोला है, कोई ऐसा करके रखा हुआ है, ठीक है ना, हाँ ऐसे करके रखा हुआ है। अरे हाँ, मान लेते हैं कि ऐसे करके कोई गोला रखा हुआ है, ऐसे करके, चलिए इस तरीके से कोई गोला रखा हुआ है। अब ऐसे केस में नॉर्मल रिएक्शन हम कैसे दिखाएंगे? तो सिंपल सा तरीका है, जहां पर ये जो टच हो रहा है ना, यहाँ पर जो टच हो रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सेंटर से पास होगा। इसके सर्कल में हमेशा ध्यान रखिएगा, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर भी सेंटर से ही पास होगा, है ना, सेंटर से ही पास होगा, और सेंटर मतलब ये इसका सेंटर है।
ठीक है। और ये सेंटर से पास होने वाली जो लाइन होगी वो तुम्हारी कुछ इस तरीके से ऐसे करके होगी, और एक जो लाइन तुम्हारी जो यहाँ से ऐसे करके पास होगी वो भी तुम्हारी सेंटर से ही पास होगी ऐसे करके, है ना। तो जो नॉर्मल रिएक्शन जो तुम्हें यहाँ से मिलेगा ऊपर की डायरेक्शन में वो तुम्हारा ऐसे करके होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा। और जो यहाँ से जो इसको जो पास करेगा वो तुम्हारा कुछ इस तरीके से होगा, ये ऐसे करके। मान लेते हैं ये तुम्हारा N1 है और मान लेते हैं कि ये तुम्हारा N2 है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसका जो वेट होगा वो भी नीचे की डायरेक्शन में काम करेगा कुछ इस तरीके से, है ना। वो नीचे की ओर ऐसे करके काम करेगा, ये इसका वेट होगा, ये इसका वेट होगा mg। और ये वेट जो होगा वो तुम्हारा एक्चुअली में नीचे की तरफ ऐसे करके काम करेगा, इस तरीके से, तो ऐसे करके, है ना। तो ये होगा तुम्हारा mg, हाँ ये तुम्हारा mg होगा और यहाँ पर हम लिख देते हैं mg, ठीक। तो ऐसे करके इसका ये वेट काम करता है। तो ये भी हमें पता चल गया कि कैसे कहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन हमें दिखानी होगी, ठीक है। तो इतने सारे केसेस होते हैं, इतने सारे ये सब केसेस होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, इनको बिल्कुल भी छोड़ने लायक नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप लोग भी इनको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है। देख लीजिए एक बार इसको जरा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारे केसेस बनते हैं, ठीक है। अच्छा, एक केस तुम्हारा और बनता है इसमें नॉर्मल रिएक्शन, अरे नॉर्मल रिएक्शन दिखाने का, हाँ चलिए। तो एक केस मान लेते हैं, जैसे कोई दीवार खड़ी हुई है, चलिए कोई दीवार ऐसे करके है, कोई दीवार है ऐसे करके, और एक दीवार तुम्हारी ऐसे है। देखिए ये जो हम केस ले रहे हैं ना, ये जब हम लोग टॉर्क पढ़ेंगे, टॉर्क बैलेंसिंग, तो वहां पर भी नॉर्मल रिएक्शन हम लोग बैलेंस कराएंगे। मान लेते हैं कि कोई एक रॉड है कुछ इस तरीके की, ठीक है, ऐसे करके, और ये जो रॉड है मान लेते हैं, ये जो रॉड है कुछ इस तरीके की है ऐसे करके, यूं करके। तो सपोज दैट यहां पर हम लोग ऐसे करके दिखा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पर नॉर्मल रिएक्शन तुम्हारी, एक नॉर्मल रिएक्शन तुम्हारी इसके पैरेलल होगी, एक नॉर्मल रिएक्शन तुम्हारी ऐसे पैरेलल होगी, क्योंकि वो दोनों टिकी वहीं पर है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐसे करके एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे, एक नॉर्मल रिएक्शन हम लोग यहाँ पर ऐसे करके दिखाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं, और ये वाला तुम्हारा मान लेते हैं N1 हो गया, और ये वाला मान लेते हैं तुम्हारा N2 हो गया, ठीक, इस तरीके से। तो आई होप सो। अच्छा, इसमें जो हम लोग इसका वेट दिखाएंगे, वेट, तो वेट हमेशा नीचे को ऐसे करके दिखा देंगे, इसका वेट इसके सेंटर से ही नीचे की तरफ ऐसे काम करेगा, यूं इस तरीके से। ये इसके अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो ऑब्वियस सी बात है इसके सेंटर से ही वेट नीचे की ओर देखेगा। अब आप सारी चीजें देख लो, एक साथ सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे के डायरेक्शन में, और हम लोग अब सीखेंगे कुछ और नया, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन, अब आते हैं, देखिए नॉर्मल फोर्सेस, अब आते हैं कुछ और केसेस में, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कोई इस तरीके से, ये तुम्हारा, हाँ ये तुम्हारा कोई ऐसे करके एक ब्लॉक रखा हुआ है, सपोज दैट ये कोई ब्लॉक यहाँ पर एज इट इज ऐसे करके कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, और ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर भी एक ब्लॉक रखा हुआ है, मान लेते हैं ऐसे करके, ये इसके ऊपर भी एक ब्लॉक रखा हुआ है यूं करके, ठीक है ना। हाँ, इसके ऊपर भी एक ब्लॉक रखा हुआ है यूं करके। तो अब आप देखिएगा, मान लेते हैं कि इसका जो मास है वो है तुम्हारा m1, ठीक है, और मान लेते हैं इसका जो मास है वो है तुम्हारा m2। तो इसका जो मास होगा, मतलब दोनों का जो टोटल वेट होगा वो तुम्हारा नीचे की डायरेक्शन में काम करेगा, टोटल वेट, है ना। तो टोटल वेट तुम्हारा नीचे की तरफ ऐसे करके आएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल वेट, और वो हो जाएगा कितना, m1 प्लस m2, है ना, मल्टीप्लाइड बाय g। ये नीचे की डायरेक्शन में टोटल वेट इसका काम करेगा, ये एक्शन की तरह काम करेगा, मगर यही पलट करके इसके इक्वल ही इसको रिएक्शन भी मिलेगा ऊपर पलट करके ऐसे करके, है ना। तो ऊपर पलट करके मैं यहाँ पर ऐसे करके दिखाई दे रहा हूँ, ये पलट करके इसको रिएक्शन भी मिलता है, और ये होता है तुम्हारा नॉर्मल, है ना, नॉर्मल रिएक्शन इसको बोलते हैं जनरली, ये है तुम्हारा नॉर्मल,
ठीक। और ये इसके बराबर होगा। मगर जरा सोचो कि यहाँ पर M2 भी तो तुम्हारा इसके नीचे रखा हुआ है ना, M2, तो M2 वाला इसके ऊपर काम करेगा। तो हम लोग एक डायग्राम और बनाएंगे अभी इसके बगल में, वो भी जरा देखिएगा, ऐसे करके। हाँ, तो यहाँ पर M2 भी तो काम कर रहा है। अब आप जरा देखिएगा नीचे, हम लोग M2 को ऊपर थोड़ा सा उठा करके नीचे दिखा रहे हैं। तो M2 का जो वेट है वो तुम्हारा नीचे की ओर ऐसे करके काम करेगा, यूं करके, ठीक है ना। सो दिस इज M2, मतलब M2 इंटू जी, M2 इंटू जी, ठीक। यही जो वेट होगा वो एक्शन का काम करेगा। तो यहां से नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर वाले ब्लॉक को नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा N, ठीक है। ये जो नॉर्मल रिएक्शन इसको ऐसे करके जो मिलेगा यूं करके, ठीक है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन इसको मिलेगा N, ये होगा। और जो पलट करके यही जो वेट होगा यही तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन का काम करता है इसके लिए, ये इसको ऐसे करके मिलता है, ठीक है ना। तो ये भी तुम्हारा N ही होता है एक तरीके से। तो ऊपर वाले का वेट नीचे काम करता है, वही वेट इस वाले रिएक्शन की तरह काम करता है, एक्शन की तरह, और पलट करके नीचे से ऊपर की ओर इसको भी एक फोर्स मिलता है। दिस इज N, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ना। तो आई होप सो कि आप लोग ये चीज समझ गए होंगे। क्लियर हुई चीज। तो ऐसे करके यहाँ पर ये भी हो गया। अब इसके बाद में आते हैं आगे की डायरेक्शन में, ठीक है। टेंशन देखिएगा, टेंशन कैसे दिखाया जाता है। टेंशन, अब मान लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कि ऊपर ऊपर मान लेते हैं कि कोई एक छत है, इस तरीके से ऐसे करके एक छत है। इस छत से एक रस्सी लटक रही है ऐसे करके, ठीक है। अरे इस छत से एक रस्सी लटक रही है ऐसे करके, यूं करके, और रस्सी से एक ब्लॉक लटक रहा है इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके। रस्सी से एक ब्लॉक लटक रहा है इस तरीके से ऐसे करके। आप इस चीज को समझिएगा, इसका जो वेट होगा वो तुम्हारा नीचे की ओर ऐसे करके काम करेगा। दिस इज mg, है ना, दिस इज mg। और जो रस्सी में टेंशन जो प्रोड्यूस होता है वो जिस किसी भी फोर्स के कारण प्रोड्यूस होता है, वो होता तो फोर्स ही है ना। तो यहाँ पर जो टेंशन होता है, टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है। तो यहाँ पर ये जो फोर्स है इसी के कारण ही टेंशन तुम्हारा प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पर। तो टेंशन हम लोग ऐसे करके दिखाते हैं, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। रस्सी में जो टेंशन इसके कारण जो दिखेगा वो तुम्हारा ऐसे करके दिखेगा, और यहां से जो ऐसे करके ये दिख रहा है ये तुम्हारा इसके कारण टेंशन है ना। रुक के जरा इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं हम। हाँ, यूं करके, ये तुम्हारा टेंशन प्रोड्यूस हो गया ऐसे करके, ठीक है। ये टेंशन हो गया ऐसे, और ये टेंशन हो गया ऐसे करके। तो अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ पर जो छत है वो भी एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर जो छत है वो भी एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से दूर की ओर टेंशन हम लोग ऐसे दिखाएंगे। और रस्सी है तो रस्सी, सॉरी, ये जो तुम्हारा ब्लॉक है, ब्लॉक से दूर की ओर मतलब हम टेंशन यहाँ पर ऐसे दिखाएंगे, ठीक है ना। हाँ, ये हो गया ये चीज। अब आ गया दूसरी चीज, जैसे मान लेते हैं कि कभी भी कोई एक आदमी जो है, कोई एक आदमी किसी दूसरे ब्लॉक को खींच रहा है, ठीक है। मानते हैं कि कोई एक ब्लॉक को कोई एक आदमी ऐसे करके खींच रहा है इस तरीके से। ये ब्लॉक है कोई, इसको ऐसे करके आदमी कोई खींचने पे जुटा पड़ा है, और इसको कोई आदमी जो है ऐसे खींच रहा है। तो ये इस पर ऐसे करके फोर्स लगाएगा इस तरीके से ऐसे करके, है ना। तो ये इस पर ऐसे करके फोर्स लगाएगा यूं करके। तो ये फोर्स ऐसे करके लगा रहा है यूं करके। तो ये है तुम्हारा फोर्स F, ठीक। ये फोर्स है। जो नॉर्मल रिएक्शन हम लोग दिखाएंगे तो वो तुम्हारा यहां से दिखाएंगे ऐसे कर, सॉरी, जो टेंशन दिखाएंगे ऐसे करके, और जो टेंशन हम लोग यहाँ पर ऐसे करके, अरे ये जो टेंशन होगा वो हम लोग यहाँ पर ऐसे करके दिखाएंगे। तो ये हो गया तुम्हारा टेंशन T, और ये हो गया तुम्हारा टेंशन T, है ना। और ये जो टेंशन है वो इसी फोर्स के कारण ही प्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पर हमने टेंशन को ऐसे करके यहाँ ये दिखा दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अब आते हैं आगे की तरफ टेंशन में। जैसे कभी कोई पुली लटकी हुई है, पुली मतलब घेरनी, ठीक है।
तो घिरनी लटकी हुई है, कोई सर्फ मान लेते हैं, कोई सरफेस है और कोई तुम्हारा छत है कुछ इस तरीके से, और छत से जो है ना घिरनी कुछ इस तरीके से ऐसे करके लटकी हुई है। ठीक है, छत से जो घिरनी है वो कुछ इस तरीके से लटकी हुई है, और ये है घिरनी ए यूं करके। हाँ, ये है घिरनी। तो ये घिरनी है कुछ इस तरीके से, घिरनी मतलब पुली। ठीक है, इस पुली के दोनों तरफ से ऐसे करके, हाँ दोनों तरफ से इस तरीके से ऐसे करके, एक तरफ मान लेते हैं कि कोई ब्लॉक लटका हुआ है, सपोज दैट कोई ब्लॉक लटका हुआ है इस तरीके से, और मान लेते हैं कि जो दूसरा किनारा है वो जमीन से जुड़ा हुआ है या फिक्स है, वो इस तरीके से हमने कह दिया कि वो फिक्स है, मान लेते हैं इस तरीके से ऐसे करके। ठीक है, हाँ ऐसे करके हमने कह दिया वो फिक्स है। ठीक, ऐसे। अब आप देखिएगा, अगर ये फिक्स्ड है तो टेंशन तो यहां भी दिखाना पड़ेगा हमें, है ना? तो टेंशन यहां पर भी हमें दिखाना पड़ेगा। अरे अब टेंशन देखिए यूं करके इसको थोड़ा ऊपर ले आए। चलिए, तो यहाँ पर जब हम लोग टेंशन दिखाएंगे, यहाँ जब टेंशन दिखाएंगे, एक ब्लॉक हम लोग यहाँ पर भी लटका देते हैं। एक ब्लॉक जो है वो यहाँ पर ऐसा एज इट इज ऐसे करके लटका हुआ है, इस तरीके से एक ब्लॉक यहाँ पर ऐसे करके लटका हुआ है यूं करके। ठीक है, तो ऐसे करके अगर इसका ब्लॉक अगर ये लटका हुआ है, ये है तुम्हारा mg। ठीक है, m और g, ये तुम्हारा इसका वेट यहाँ पर है। इसी वेट के कारण यहाँ पर रस्सी में टेंशन प्रोड्यूस होगा, इसी वेट के कारण रस्सी में टेंशन प्रोड्यूस होगा, और ये होगा कुछ इस तरीके से ऐसे करके। ठीक है, अच्छा, और यही वाला जो टेंशन होगा, यही टेंशन यहाँ पर ऐसे करके दिखेगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। यही टेंशन तुम्हारा यहाँ पर ऐसे करके दिखेगा, है ना? तो ये टेंशन तुम्हारा ये हो गया T, और ये हो गया T तुम्हारा। ठीक है, ये ऐसे करके, और ये हमने कह दिया ना, ये वाली जो वो थी वो फिक्स थी। अच्छा, दूसरी चीज, ये टेंशन तुम्हारा यहाँ पर ऐसे करके दिखेगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर रस्सी सेम है तो पूरी रस्सी में टेंशन भी सेम होगा, और घिरनी के ऊपर से जो फ्रिक्शन का जो लॉस होता है, फ्रिक्शन के कारण जो लॉस हो सकता है, वो लॉस हम लोग काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रस्सी और उसके घिरनी के बीच में फ्रिक्शन होगा, जिसके कारण इस तरफ टेंशन कुछ कम होगा। मगर हम ऐसा नहीं मानेंगे, यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि सब कुछ सेम है। ठीक है, अच्छा, ये तो होगी घिरनी। अब दूसरी चीज, एक टेंशन तुम्हारा यहाँ भी प्रोड्यूस होगा, है ना? एक टेंशन तुम्हारा यहाँ भी प्रोड्यूस होगा ऐसे करके, ये यहाँ पर ये टेंशन तुम्हारा होगा, वो इन दोनों के कारण ऐसे करके होगा। तो एक टेंशन तुम्हारा यहाँ पर ऐसे करके हो गया, एक टेंशन तुम्हारा यहाँ पर ऐसे हमने ये दिखा दिया यूं करके। तो ये हो गया तुम्हारा टी डैश, और ये तुम्हारा टी डैश हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं टेंशन को। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो टेंशन दिखाने का तरीका वही है, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से दूर की ओर। ये ऑब्जेक्ट है, इससे दूर की ओर, ये ऑब्जेक्ट है, इससे दूर की ओर, है ना? चलिए, तो ये टेंशन हो गया। अब आते हैं जरा फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए, फ्रिक्शनल फोर्स दिखाने का सिंपल सा तरीका होता है कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, मान लेते हैं कि जैसे ये कोई एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, वो कुछ इस तरीके से चल रहा था, इस तरीके से। अब वो ब्लॉक जो है ना, वो तुम्हारा फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से ऐसे करके चल रहा था आगे के डायरेक्शन में। ठीक है ना? हाँ, वो कुछ इस तरीके से आगे की तरफ जा रहा था। मान लेते हैं ये तुम्हारा मोशन हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से मोशन, इस तरीके से ये मोशन की डायरेक्शन है। ठीक है, ये मोशन की डायरेक्शन है, और आपको चाहिए कि आपको फ्रिक्शनल फोर्स दिखाना है। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा इस ब्लॉक पर, ऊपर वाले ब्लॉक पर, एक चीज हमेशा समझिएगा, फ्रिक्शनल फोर्स अगर ऊपर वाले ब्लॉक पर अगर हम लोग दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, देखिएगा। तो हम लोग इस यहाँ पर एक काम करेंगे, यहाँ पर एक काम करेंगे कि इसको हम लोग ऐसे करके अलग करते हैं, और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर अगर हम लोग बोलिए, एक ऑब्जर्वर जिससे मान लेते हैं, तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन हम लोग दिखाएंगे, इस पर फ्रिक्शन ब्लॉक पर लगेगा, वो तुम्हारा मोशन के अपोजिट लगेगा, ये तुम्हारा फ्रिक्शन की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, और जब हम लोग इस पर दिखाएंगे फ्रिक्शन, यहाँ पर इस पर, तो इस पर तुम्हारा ऐसे करके लगेगा, ऐसे करके, तो ये तुम्हारा फ्रिक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये कहा जा रहा था पीछे, तो इस पर फ्रिक्शन तुम्हारा आगे लगेगा, है ना?
कि इस पर जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अगर तुम इस पर कोई ऑब्जर्वर बिठा दो और इस ऑब्जर्वर से पूछो जरा बताओ कि ये सड़क कहाँ जा रही है, ये बोलेगा पीछे। सड़क अगर पीछे जा रही है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, सड़क पर, अपोजिट में। और यही अगर ऑब्जर्वर अगर हम लोग जमीन पर इस तरीके से बिठा दें यहाँ पर और बोले कि जरा बताओ कि ये ब्लॉक कहाँ जा रहा है, बोलेगा आगे, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये फ्रिक्शन दिखाते हैं, ठीक है ना। एक बाकी कुछ जो अच्छे इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं उनमें भी हम लोग आगे चल करके आगे आपको बताएंगे कि किस तरीके से फ्रिक्शन हमें दिखाना पड़ेगा। इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स का मतलब हो गया कि जैसे कोई स्प्रिंग है, अगर इस तरीके से ऐसे करके इस तरीके से ये है कोई इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स, ये स्प्रिंग है मान लेते हैं, ठीक है। और ये स्प्रिंग है, अगर इस पर तुम कोई भी ब्लॉक इस तरीके का अगर लटका दो, अगर तुम इस पर कोई भी ब्लॉक इस तरीके का ऐसे करके लटका दो, यूं करके, ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इसको ऐसे करके नीचे की तरफ खींचेगा, ये इसको ऐसे करके नीचे की ओर खींचेगा। अगर ये इसको ऐसे करके नीचे की ओर खींचेगा, ब्लॉक नीचे खींचेगा, ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है ना ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ये जो है ना ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और ऐसा करके यहां दिखेगा और ये यूं करके ऐसा हो जाएगा, ऐसे करके ये इस तरीके से, और ये इस तरीके से ऐसे करके हो जाएगा। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये अगर ऐसे करके ध्यान से ये ऐसे हो जाएगा तो यहां पर ये तुम्हारा फोर्स लगेगा, ये रिस्टोरिंग फोर्स होगा जो ऊपर की तरफ लगेगा, ये रिस्टोर इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स, यही है तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ जो लगेगा, क्योंकि ये अपने आप को रिस्टोर करना चाहेगा, है कि नहीं। ऐसे भी होता है, मान लेते हैं जैसे यहाँ पर कोई दीवार है, ठीक है, ये एक दीवार है ऐसे करके, और मान लेते हैं ऐसे करके ये कोई दीवार है, अरे हाँ, तो ये स्प्रिंग है, और ये मान लेते हैं कि जो स्प्रिंग है ये कोई खींचेगा, सपोज दैट कोई खींचेगा, हमने मान लिया कि कोई लड़का खींचेगा कुछ ऐसे करके, कुछ इस तरीके से लड़का खींचेगा, ठीक है ना, और ये लड़का खींचेगा ऐसे करके, इस तरीके से लड़का इसको खींचेगा, तो स्प्रिंग अपने तरफ भी ऐसे करके इसको खींचेगा, तो ये स्प्रिंग भी इसको इस तरफ ऐसे करके खींचता है, ठीक है ना, स्प्रिंग भी इसको इस तरीके से ऐसे करके खींचता है, तो यही तुम्हारा स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स हो जाता है तुम्हारा, ठीक है। चलिए अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पर जिसका नाम है लामीज थ्योरम। देखिए लामीज थ्योरम कई इस तरीके के सवालों को सॉल्व करता है जहां पर रस्सी से लटके हुए कुछ वेट, कोई रस्सी दीवार से बंधी है, दूसरी छत से बंधी है, ये दोनों आपस में बंधी है, फिर नीचे वेट लटक रहा है, ऐसे कई क्वेश्चंस को सॉल्व करता है ये लामीज थ्योरम। बहुत सारा तुम्हारा कैलकुलेशन बचाता है। एक्चुअली में ये जो लामीज थ्योरम है ये कंकरेंट फोर्सेस के लिए कह सकते हो कि कंकरेंट फोर्सेस के लिए ही वैलिड है। कंकरेंट फोर्सेस का मतलब जो किसी एक ही पॉइंट पर फोर्स काम कर रहा हूं, तीन फोर्सेस जो एक ही पॉइंट पर काम कर रहा हूं, इस तरीके से खींच रहा हूं। जैसे यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि एक पॉइंट है तुम्हारा यहाँ पर P, और एक तुम्हारा मान लेते हैं फोर्स तुम्हारा ऐसे लग रहा है P, और ये लग रहा है तुम्हारा फोर्स Q, और ये लग रहा है मान लेते हैं फोर्स R, ठीक है। P के सामने वाला जो एंगल है वो है तुम्हारा अल्फा, ठीक है, और जो Q के सामने वाला जो एंगल है, Q के सामने वाला वो है तुम्हारा बीटा, और जो इसके सामने वाला एंगल है तुम्हारा यहाँ पर ये वाला R के सामने वाला ये है तुम्हारा गामा, ठीक है। अगर तीन फोर्सेस कुछ इस तरीके से काम कर रहे हो
तो इनका जो रिलेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। पहले बात तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो लामीज थ्योरम है, लामीज थ्योरम इज वैलिड फॉर 3 concurrent forces, है ना, concurrent forces at different angles। तो यहां पर जो सही होगा वो क्या होगा, देखिए P अपॉन साइन अल्फा, P अपॉन साइन अल्फा will be equal to Q upon sin beta will be equal to R upon sin गामा। ठीक है, तो ये तुम्हारा सही बनेगा जाकर के इस तरीके से ऐसे करके। ठीक है, ये तुम्हारा एक रिलेशन बनता है। तो यही है तुम्हारी लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम कई ऐसे क्वेश्चंस में आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली। अगर नहीं भी अप्लाई करते हो तो वेक्टर वाले कंपोनेंट मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हो, है ना, तब भी सॉल्व हो जाएगा, मगर ये तुम्हारा टाइम बचा देता है। ठीक है, तो चलिए हमारे पास में ये आज का जो था ना, ये कंटेंट था तुम्हारा आज का। तो आज के लिए हम लोग फिलहाल अभी इतना ही रखेंगे और मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग सीखेंगे कुछ आगे की चीजें। तो वीडियो को पूरा जरूर देखा करिए और अपने दोस्तों तक जरूर भी शेयर कर दिया करिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।